अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। यानी कि एक दफ़ा हमने चैप्टर ख़त्म किया और फिर से पीछे को छलांग मारी और हम आगे हैं चैप्टर नंबर 1 पे। बहुत ईजी चैप्टर है और इसका जो ईजीएस्ट टॉपिक है वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आपको। दूसरा इसलिए भी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो हमने चीज़ बार बार डिस्कस करनी है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है उस पर लेक्चर वेस्ट करने का। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पास पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। सो हमारे साथ शिजा है, अमीनुर रहमान है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा सफ़ा रमजान है हमारे साथ। आई गेस यू आर ए न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। मैं हूँ आपकी बायोकेमिस्ट्री की टीचर और फिलहाल टाइम है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर ली, हमने बायोकेमिस्ट्री खत्म कर ली, हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री खत्म कर ली। अब हम आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, विच इज क्वाइट टेक्निकल और आसान होती है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए इसको एंड पे पढ़ाते हैं क्योंकि ये मोस्टली रट्टा बेस्ड होती है। और मैंने अभी आपको बताया है कि हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो मुकद्दस अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो फर्स्ट चैप्टर खोलें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने 9th क्लास में ना किया हो, जो आपने 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल में किया था, बिल्कुल वही चीज़ें हैं। सो मैं इस पे अब टाइम बिल्कुल नहीं लगाना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा स्किप किया है, ठीक है। सफ़ा भी हमें अस्सलाम वालेकुम बोलिए, वालेकुम अस्सलाम सफ़ा। सो अभी हम बात करते हैं किसकी, आपकी बुक की। तो पेज नंबर खोलें, पेज नंबर 1 ही होना चाहिए, वैसे तो पेज नंबर 1 ही है। सो फर्स्ट थिंग इज आपका पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द देयर पीरियोडिक फंक्शन या अकॉर्डिंग टू द रेपिटेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है आपके पास कि कोई चीज कैसे अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। अगर आप ग्रुप की बात करो, सो आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो, जब 1A ग्रुप है, सो उसकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है। इसका मतलब है देयर इज अ पीरियोडिक फंक्शन, दोबारा रेपिटेशन होती है प्रॉपर्टीज की, लाइक फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में इन 1A ग्रुप, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको देखेंगे। और मोहम्मद फैजान है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम बेटा। सो अभी हमने क्या बात की, उसमें आपने 9th क्लास में आपने पढ़े थे, ट्रायड्स पढ़े थे कि हर तीसरा एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। देन आपने न्यूलैंड्स ऑक्टेव पढ़े थे कि हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। ट्रायड्स में ये था कि अगर 3 एलिमेंट अरेंज थे, यानी कि A, B एंड C, सो B इज द एवरेज ऑफ A एंड C, ठीक है। देन आपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस था? वो मेंडलीव का था। मेंडलीव ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि हम अगर एटॉमिक मैसेस की बेस पे इनको अरेंज कर दें। सो बाद में चेंज आया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, उसको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज कर दिया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेस। सो सबसे जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसका नाम आपको आना चाहिए वो है डिमिट्री मेंडलीव, ठीक है। और हाँ जी बिल्कुल। सो रशियन केमिस्ट था और उसके बाद इसके अंदर इंप्रूवमेंट क्या आई थी, उन्होंने कहा था कि हम इसको अब एटॉमिक मैसेस की बेस पे अरेंज नहीं करेंगे बल्कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज करेंगे। यानी कि आपके पास एलिमेंट्स विल बी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद आपको पता है कि आपके पास 7 क्या है पीरियड है, आपके पास 18 क्या है, 18 क्या है बताओ जरा, 18 क्या है? 18 आपके पास हैं ग्रुप्स। सो उनको हम देखेंगे, सो उनको हम बिल्कुल ही देखेंगे, हम जनरल ट्रेंड डिस्कस करेंगे सीधा सीधा क्योंकि ये टॉपिक इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज क्या है। आप लोगों के मुताबिक, चूंकि आप लोग पढ़ चुके हो, ये आपका फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक है। फर्स्ट ईयर के कौन से चैप्टर में है? लेट मी रिमाइंड, चैप्टर नंबर 6 में है। चैप्टर नंबर 6 एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारे टॉपिक हैं जिसमें आपने एटॉमिक साइज पढ़ा था। ये सारा पहले 9th में पढ़ के आए हो, फिर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, अब सेकंड ईयर में भी ये पढ़ रहे हो, इसलिए आपको मैंने वो टॉपिक स्किप करा दिया, ऑलरेडी इतनी दफा पढ़ा हुआ है। अच्छे बच्चों, आप नहीं पता होगा सो आप लोग मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। सो एटॉमिक साइज क्या है? आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में मूव करते हैं और ऑर्बिट कोई फिक्स नहीं होता। इट इज बेसिकली द मोस्ट प्रोबेबल पाथ दैट एन इलेक्ट्रॉन टेक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी एक लाइन पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जाए, जरूरी नहीं है। इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, बट दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट पॉसिबल पाथ आप कह लो। सबसे ज्यादा
मुमकिनात हैं कि ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास होता है एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस की ही बेसिस पे हम एटॉमिक साइज को डिफाइन करते हैं। सो अगर हम एटॉमिक साइज देखें, सो हम एटॉमिक रेडियस लेंगे, हम कोवेलेंट रेडियस लेंगे, हम आयनिक रेडियाई लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एटम टेंड्स टू मेक बॉन्ड। एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या खुद का डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, लाइक इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम दे वांट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल व्हिच इज डुप्लेट रूल, व्हाइल इन अदर एलिमेंट्स जो कि किसके बाद हैं 5a के बाद 5a ऑफ सेकेंड पीरियड के बाद के हैं, दे टेंड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और इसको आप बोलते हो ऑक्टेट रूल। और मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। सो एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग करता है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करे, चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग करे, चाहे आपके पास आयनिक बॉन्डिंग बनाए। सो हमने इन सब तरह के रेडियस को डिस्कस करना है कि अगर ये बॉन्ड बना लेते हैं फिर इसके साइज को हम कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ एटम की बात करें। अब एटम आपको पता है नोबल गैसेस सारी की सारी एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, ये बॉन्डिंग नहीं बनाती हैं। बहुत कम नोबल गैसेस ऐसी हैं जो कि हम चैप्टर नोबल गैसेस के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि जीनॉन किस तरह से रिएक्ट करती है, अदरवाइज नोबल गैसेस आम कंडीशंस पर रिएक्ट कर ही नहीं सकती हैं, ठीक है। सो तभी तो उनको नोबल कहा जाता है कि शरीफ है, रिएक्ट नहीं करती हैं, लड़ाई नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, दोस्ती भी नहीं करती इवन। सो इतनी भी शरीफ नहीं है कि दोस्ती भी नहीं करती। सो हमारे पास वो क्या है, उसका साइज जो है वो हम एटम की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। उनके हम एटॉमिक साइज लेते हैं। तो एटॉमिक साइज को हम किस फॉर्म में डिफाइन करें? एटॉमिक रेडियस, यानी कि एवरेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जरूरी नहीं हर दफा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाए, कई दफा इलेक्ट्रॉन इस लाइन में भी पाया जा सकता है। सो इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है। सो अगर आप कार्बन की बात करो, कार्बन का रेडियस है 77 पिकोमीटर, जबकि फ्लोरीन का रेडियस है 72। सो यहाँ पे आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इसका है 77 जो कि कम होके क्या हो गया 72। इस रेडियस के कम होने की वजह क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी वजह होती है। 2 इलेक्ट्रॉन ही असल में सारी फसाद की जड़ होते हैं। सो किस तरह से ये साइज को इफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर यूजुअली स्मॉल साइज एंड मेटल्स हैव लार्ज रेडियस एंड साइज। सो ये नॉन मेटल है। आपको पता है, पीरियोडिक नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, सो आपके जो करेक्टर है वो मेटल से नॉन मेटेलिक हो जाता है आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जिस तरह पीरियोडिक टेबल खोलते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ये। सो यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास मेटल्स होंगे, जबकि यहाँ पे जो हैं ये क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। सो जितने भी मेटल्स हैं दे आर बिगर इन साइज एंड नॉन मेटल्स आर स्मॉलर इन साइज, ये हमने बात की है। सो एक्सरे और बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द रेडियस ऑफ एन एटम। सो अभी हमने बात की कि रेडियस को हम एवरेज क्यों लेते हैं, मैंने किया नहीं ये बात। सो ये क्वेश्चन भी मार्क कर लो, क्यों हम इनकी एवरेज लेते हैं, क्यों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है। सो हम कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्ट्रेट पाथ पे तो मूव नहीं कर रहा, जरूरी नहीं है कि इसी रास्ते से वो आए, इसी रास्ते से जाए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो, हमें नहीं पता कि यहीं पे है, ठीक है। सो एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेबरिंग एटम्स। देखो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लोराइड आ गया और ये HCl है, तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा ना। जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, सो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब उसका पाथ चेंज हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। फॉर दिस रीजन द साइज ऑफ मेनी एटम मे चेंज फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर। तो वो कहते हैं कि साइज वेरी करता है, कि कई केस में क्लोरीन आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, साइज छोटा हो गया। लेकिन अगर कार्बन की बात करो, कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सो ये इसको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा जब कार्बन रिएक्ट करेगा। सो वो ये बात कर रहे हैं कि
अगर हम एटॉमिक रेडियस की या कोवेलेंट रेडियस की या आयनिक रेडियस की बात करें, सो आपके पास नेबरिंग एटम उसको इफेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, उनकी पावर कितनी है, क्या है, कैसे है। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत इनर्ट हो गए हो, सो गए हो, उठो जागो, क्या हो गया है, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, बहुत मगन होके सुन रहे हो, ओके ही बोल दो कि ओके मैम समझ आ गया। ठीक है, ताकि मुझे कुछ तो सली हो कि हाँ जी सुन रहे हो। दो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं बट ये समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। चलें जी, अभी मैंने बात की थी कि आपका जो साइज है वो डिक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे साइज लिथियम का बड़ा है और फ्लोरीन का कम है। क्यों? अब आप अलॉन्ग द पीरियड जाते हो तो क्यों साइज जो है वो कम हो जाता है? पहली बात, दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहली बात, न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। अब देखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उतनी ज्यादा ताकत लगेगी, उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, जितने कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे उनकी अट्रैक्शन भी कम होगी। लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करो कम होगी, 8 इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, सो यहां पे आपका अट्रैक्शन फैक्टर बहुत मैटर करता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अच्छा सो गए हो, ये इस बात पर आई हूँ। हाँ जी, आप अक्सर ही सो जाते हैं, मुझे पता है, तभी मैं कह रही हूँ जाग जाएं लोग। सो होता क्या है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो दोस्ती ज्यादा होगी, सो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। उस अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज, वो कम है और मोस्टली हम उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है, सो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा हुआ है अपने पास। ठीक है, जब उसको खींचा हुआ है सो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर इसी में आ जाता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा छोटा साइज, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा खींचने की पावर है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा प्रोटॉन्स आराम से उसको खींच लेगा। सो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर फॉल करेगा, जो कि हम आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे, आज के लेक्चर में नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। सो आपका न्यूक्लियर चार्ज इज द बेसिक रीजन। देन है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? यस, इनऑर्गेनिक इज इजी, स्टोरी बना सकते हो। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, आपके पास नंबर ऑफ शेल्स हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। ये जो इनर शेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये बाहर वाले को दोस्ती नहीं करने। देखो, ये खुद अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, अल्टीमेटली यहाँ की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। सो द इनर शेल्स डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन विद द आउटर मोस्ट शेल। ये आपके पास क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। चूंकि पीरियड्स में इनर शेल रिमेन सेम, दैट्स व्हाई शील्डिंग इफेक्ट डज नॉट इफेक्ट इट। ठीक है, सो आप अगर ओवरऑल इसका मैकेनिज्म देखो, मेटल्स के साइजेस बड़े हैं सेम पीरियड में। यू हैव टू कंसीडर द सेम पीरियड, डोंट कंसीडर कि ये पीरियड और ये पीरियड डिस्कस करो, नहीं। यू हैव टू कंसीडर सेम पीरियड इफ यू वांट टू सी द चेंज। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान फिजान, ध्यान बात की उसने। ठीक है, सो अब अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ग्रुप के नीचे जा रहे हो, आपको पता है एक पहली बात, ये वाली चीज ये कंसीडर कर लो। पहली बात, आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ गए हैं। ठीक है, पहले आपके पास ग्राउंड फ्लोर थी, अब आपके पास फर्स्ट फ्लोर आ गई, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो आपकी बिल्डिंग बड़ी होती चली गई ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी इस तरह होगा, एटम्स के साथ भी इस तरह होगा। जब पहला शेल है तो पहले शेल में साइज छोटा है, जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज करेगा साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, हेंस साइज इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरी चीज, इनर शेल बढ़ गए तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सो शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा? इसके साथ अट्रैक्शन नहीं होने देगा। जब अट्रैक्शन नहीं होने देगा तो साइज बड़ा ही होता जाएगा ना। जब दोस्ती नहीं है इसकी न्यूक्लियस के साथ, कोई दोस्ती नहीं है इनकी, दोस्ती नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, साइज पे इफेक्ट ही नहीं है। सो द डिक्रीज इन ग्रुप इज ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इज ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट।
सो आपका एक तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, ठीक है। सो अभी हमने बात की एटॉमिक रेडिया की, आयनिक रेडिया की बात करते हैं, यानी कि जब उसने आयॉन्स बनाए। अब थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, और ध्यान क्या देना है कि सोडियम आपके पास है, सोडियम इज 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281, ये इसका आउटरमोस्ट शेल है। इसकी क्या प्रेफरेंस होगी, इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मुझे ये बताओ इसके लिए क्या इजी है, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना या किसी को एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देना, क्या इजी है। यहाँ तो ये घर घर जाके इलेक्ट्रॉन से एटम से भीख मांगेगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, या दान कर देगा, अच्छा जाओ एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसके लिए इजी क्या है, कहेगा अच्छा मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। सो ये इसका तीसरा शेल जो है, यानी कि 2, 8, और ये जो तीसरा शेल है ये इसका खत्म हो जाएगा। जब आपके पास रह ही 2 शेल गए हैं तो 2 शेल में साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो द पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर, क्यों, क्योंकि उसमें शेल नंबर चला गया, एक शेल ही चला गया उसमें से। जबकि नेगेटिव आयंस में क्या होगा, एक दे देना, वेरी नाइस। सो नेगेटिव आयन में क्या होगा, अब ये जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया ये किसी ना किसी के पास तो जाना ही है। ये क्लोराइड कहता है अच्छा मुझे दे दो, मेरे पास जो क्लोराइड की, अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इट इज़ 2, 8 and 7। सो इसके लिए आसान है किसी से एक खींच लेना, मुझे इसके 7 एक 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 करके माने इधर 2 एक मुझे, मैं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं। सो खींचेगा एक और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ये सुतेला बच्चा, क्या है, सोतेला बच्चा, वो इस न्यूक्लियस का तो नहीं है ना, क्लोरीन के न्यूक्लियस का, ठीक है, वो सुतेला बच्चा। अब ये जो सुतेला बच्चा है तो वो जो न्यूक्लियस है वो उसके साथ जरा करता है सुतेलों वाला सलूक, इसको जरा सख्ती दिखाता है, जरा नफरत का इजहार करता है, तो उस केस में इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये कहता है मुझसे दूर दूर हो मुझसे बस, तो साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो नेगेटिव आयन का साइज इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव का साइन डिक्रीज हो जाता है। सो केटाइंस बिकम स्मॉलर एंड एनाइंस बिकम बिगर। क्लियर हो गया तो बताएं जल्दी से कि यस मैम क्लियर, फिर हम कोवेलेंट आगे डिस्कस करते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, आयनिक रेडिया का ट्रेंड देखते हैं। आपको पता है मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, व्हेन दे डोनेट इलेक्ट्रॉन then their size will become small, और अमूमन 1A, 2A और 3A के ग्रुप्स एलिमेंट दे देते हैं। 4 वाला तो कार्बन है ना, वो तो म्यूचुअल शेयरिंग करता है, दैट इज कोवेलेंट, ठीक है। इसलिए यहाँ देखो नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो आयनिक रेडिया में नहीं आते, उसको हम कोवेलेंट रेडिया में लेते हैं। जबकि ये जो नेगेटिव आयन बनाते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, डबल सी है, ठीक है। सो इस सिलसिले में उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक हो क्या, डन होगी बात। चलें जी, आयनिक रेडिया एज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, इसमें आपके पास ये है, आपके पास 2, आपकी बुक में ये नहीं है, उसमें ये होता है कि आप जब आयन है, फॉर एग्जांपल आप सोडियम है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 2 शेल्स के साथ, ये शेल के साथ, शेल नंबर 1 and 2, और क्लोराइड है आपके पास 3 शेल्स के साथ। सो इनके दरमियान क्या है, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगा, आयनिक रेडिया होगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर आयनिक रेडिया। For example, any RR, for example, our first R1 is 133 picometer, इसका रेडियस ये है, रेडियस ऑफ सेकेंड इज 181 पिकोमीटर, सो ओवरऑल इनका रेडियस क्या होगा, 314 पिकोमीटर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। आपकी बुक में ये नहीं है वैसे टॉपिक। देन आपके पास आयनाइजेशन रेडिया, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, रेडिया बोल कर रेडिया ही हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइज करना, किसी चीज़ को आयन में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड मोस्टली पॉजिटिव आयन, ठीक है। किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, सो जो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी वो आपके पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है।
आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, प्लीज जैसी है वैसे ही रहने दीजिएगा, इसको चेंज मत कीजिएगा। क्यों? पहली गैसियस एटम क्यों लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम आपके पास अमूमन मेटालिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। सो हमें जब हम एक एटम को कंसीडर करेंगे, इसकी एनर्जी कंसीडर करेंगे, तो हमें किसी और का इफेक्ट नहीं चाहिए, यानी कि इसके पड़ोसियों का इफेक्ट इस पे नहीं चाहिए। हमें इसकी अपनी मर्जी पूछनी है, इसके बहन भाइयों की मर्जी नहीं पूछनी है जो इसके साथ रहते हैं। सो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा ठीक है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड मैं रिपीट कर दूंगी अभी लेक्चर टाइम, ठीक है फिर। अच्छा क्या बात करी थी? गैसियस एटम। सो हमें एक एटम को सबसे पहले सेपरेट करना है, इसलिए यहाँ पे गैसियस एटम लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर है। सो इसकी एनर्जी हम लेते हैं किलो जूल पर मोल में, केमिस्ट्री में हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट एनर्जी का। सो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, लाइक सोडियम की बात करते हैं, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जाना है, मैग्नीशियम से 2 जाने हैं, तो इसलिए मैंने मैग्नीशियम की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। सो अगर मैग्नीशियम की बात करें, सो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम इज 12, इट्स 282, ठीक है, मैग्नीशियम इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सो इट विल डोनेट 1 by 1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया अपना, ठीक है। एनर्जी कितनी निकली इसमें से? 738 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी सॉरी निकली नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है। माँ है ना ये न्यूक्लियस, अपना बच्चा ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगी अनलेस उस पर एनर्जी लगे ढेर सारी। अच्छा शील्डिंग इफेक्ट वैसे इसको इफेक्ट करता है, बता दूंगी, ठीक है। सो क्या बात करी थी मैं, भूल गई हूँ। हाँ, माँ है ना, न्यूक्लियस इज इट्स मदर। सो मदर ने अपने बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है, तो माँ इतनी आसानी से तो नहीं जाने देगी। सो वी हैव टू गिव एन एनर्जी। सो एनर्जी लगाते हैं हम, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, 738 किलो जूल पर एनर्जी निकल गई। अब हमने इसका दूसरा बच्चा भी से लेना है। एक बच्चा तो वो पहले ही उसने दे दिया अपना, ठीक है, मुश्किलों से। क्या वो दूसरा बच्चा देगी? नहीं देगी, आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं देगी। इसको खींचने के लिए, इस बच्चे को खींचने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आपकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है। इसका ये है कि जब आपका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सो माँ की मोहब्बत बढ़ जाती है, यानी कि आई डोंट नो व्हाई। सो अभी मैं क्या बताने लगी थी, भूल गई मैं। आप लोग की कन्वर्सेशन में अपनी बात भूल जाती हूँ। हाँ, सो क्या बता रही थी हाँ, आप ये कहोगे कि जो माँ है इसको आप न्यूक्लियर चार्ज कहोगे। सो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, इसको आप साइंटिफिकली आपने प्रूव करना है। ये माँ बेटे वाली स्टोरी तो आप छोड़ दो, जरा साइंटिफिकली देख लें। आपके पास 12 प्रोटॉन थे दैट इक्वली अट्रैक्ट 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब दे आर नॉट इक्वली अट्रैक्टिंग 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पॉजिटिव ज़्यादा है, इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। जब बढ़ गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी है, ज़्यादा होगी है। जब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें, अगर हम कहें कि आपके पास क्यों इफेक्ट करती है, सो आप ये कहोगे कि चूंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अगर आप मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखो, इट इज़ 738 किलो जूल पर मोल। अगर आप इसकी सेकेंड एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी देखो, इट इज़ 1450, ऑलमोस्ट डबल हो गई है उससे। क्यों डबल हो गई है? क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, स्मॉलर रेडियस हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इजीली कैप्चर कर लेगा। पहले उसे 12 के 12 संभालने पड़ रहे थे, अब 12 जो है वो 11 को संभाल रहे हैं, तो वो साइज और छोटा हो गया। सो चूंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। सो हमारे पास एक तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो। ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द फैक्ट कि आपका एटम जो है वो स्टेबल है। देखो
नियॉन है ना, नेचुरल सॉरी नोबल गैस है, बड़ी स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बड़े सुकून से बैठी है, ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन हमने जाकर उसको कहना है नहीं जी तुम इलेक्ट्रॉन दो मुझे, फिर क्या होगा? क्या वो आसानी से दे देगी? अपने आप को डिस्टर्ब करेगी? वो कहेगी मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मैं क्यों दूं इलेक्ट्रॉन? ठीक है, मैं क्यों अपना ऑक्टेट तोड़ूं? तो उसका इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप नियॉन के पीरियड को कंसीडर करो तो नियॉन का साइज सबसे छोटा है। अगर हम साइजेस की बात करें तो नियॉन का साइज क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है, दैट इज 70। सो ये इतनी आसानी से नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या होगा? फिर हमें ढेर सारी एनर्जी देनी पड़ेगी इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है आपका जो एटम है वो क्या है? वो स्टेबल है। ठीक है, देन कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आप जरा गौर से सुन लें। आपका मैं ट्रेंड भी रिपीट करने लगी हूँ फैजान, और शिजा आपकी बात भी रिपीट होने लगी है, सो जरा गौर से सुनिए आप दोनों ने बात। ठीक है, सो पहली चीज़ है एटॉमिक रेडियस। हमने बात की जब हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं सो हमारा एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। क्यों कम होता है? इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट योर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ऐसी बात है, इसलिए साइज डिक्रीज हो गया। करते हैं ना हम बात, अभी मैं सिर्फ पीरियड की बात कर रही हूं। अब आप जब डाउन द ग्रुप आते हो, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, यहां पे आपका साइज बढ़ता है, योर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज बट योर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट पे ये होता है कि लेफ्ट टू राइट इनर शेल तो सेम है ना। अगर आप फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हो तो फर्स्ट पीरियड के पास एक ही शेल है। सेकंड पीरियड की बात कर रहे हो तो सेकंड पीरियड को कहा इसलिए उसमें एलिमेंट को रखा है क्योंकि उनके पास 2 शेल हैं। थर्ड पीरियड को एलिमेंट्स में थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स को इसलिए रखा है क्योंकि उनके पास 3 शेल हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन जब आप टॉप से बॉटम में जाते हो तो नंबर ऑफ शेल आर एडेड। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स आर एडेड या इंक्रीज। तो चूंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं इसलिए आपका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अगर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एस में तो एस काफी मजबूत होता है, सो आपको ज्यादा एनर्जी देनी, इट इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर आपका शेल है इलेक्ट्रॉन है एफ में, सो ये अनस्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन वेरियसली दे देते हैं आरामी से। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं? इजी टू गिव है नेचर ऑफ ऑर्बिटल में। जबकि जो एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देते हैं। ठीक है, सो अगर आप बात करो एटॉमिक रेडियस की, सो लेफ्ट टू राइट योर रेडियस विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज while the shielding effect remains same. While when you move from top to bottom, your atomic radius increase because there is increase in number of shell. क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ गए इसलिए आपके पास साइज बढ़ा हो जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। फिर आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए साइज भी बड़ा होता है। अब बात करते हैं हम इन फैक्टर्स की कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। देखो, एटॉमिक रेडियस बड़ा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, क्लास बड़ी हो, टीचर है, 100 बच्चे हैं, क्या वो जो आखिर पे बच्चा बैठा है टीचर का उस पर ध्यान होगा? नहीं होगा, सिर्फ आगे वाले बच्चों पे होगा। सो जितनी बड़ी क्लास उतना ध्यान कम, उतनी अट्रैक्शन कम, वो बच्चा क्लास से बाहर निकल जाए टीचर को नहीं पता चलेगा। ठीक है, जबकि अगर आपकी क्लास में फॉर एग्जाम्पल बच्चे ही 7-8 बच्चे हैं, अब टीचर को पता है कि ये 8 बच्चे इस तरह से बैठे हुए हैं, कोई हिल के तो दिखाए, टीचर नहीं हिलने देगा। सो स्मॉलर साइज में न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी होता है, उसको मुश्किल होता है।
ठीक हो गया। अच्छा अभी मैं क्या बात करती हूँ, हाँ सो आपका लेक्चर कह रही हूँ, आपके पास उस वक्त एटम को रिमूव करवाना, सॉरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है। सो जब आपका साइज, इसको मैं अरेज कर रही हूँ, let's erase it. So when your atomic radius is small, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है तो हाई एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, जबकि अगर आपका साइज बड़ा है सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी। फिर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई है, जोर से पकड़ के रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को, सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है और कैसी एनर्जी चाहिए होगी, हाई एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन अगर साइज बड़ा है सो अट्रैक्शन तो है ही नहीं है, सॉरी लो है, आपकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, लो है, सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी है, सो आपको लो एनर्जी चाहिए। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी है। इसका नेचर ऑफ ऑर्बिटल में है कि जितना छोटा ऑर्बिटल यानी कि s और p, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है, जबकि d और f में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी है। ठीक है, सो अब हम इसकी वेरिएशन देखते हैं कि पीरियड और ग्रुप में किस तरह से ये मूव करेगी। सो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में जब आप मूव करते हो तो आपके पास साइज क्या होता है, कम होता है। जब आपके पास साइज कम होता है तो साइज जब डिक्रीज करेगा, अभी हमने तफसील से डिस्कस किया, तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। So there is increase in nuclear charge which pulls electrons strongly. Then smaller radius mean electron are nearer to nucleus. ठीक है, ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। शील्डिंग इफेक्ट इसको इफेक्ट नहीं करता क्योंकि इनर शेल सेम है। एबनॉर्मेलिटी अकर कर सकती है, जैसे बेरिलियम के बाद बोरॉन का काम है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का काम है। सो ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। देन ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप सीधा सीधा हिसाब है। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी है। सो देयर इज डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, साइज बड़ा हो गया है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर होता चला गया। सो जितना ज़्यादा दूर होता चला गया इलेक्ट्रॉन, उतना उसको रिमूव करवाना इजी है। ठीक है, दूर की दोस्ती को तोड़ना आसान है, नज़दीक की दोस्ती को तोड़ना मुश्किल है। क्लियर बात। पेनिट्रेशन इफेक्ट, मैंने कहीं भी पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं पढ़ाया आपको भी। ठीक है, सो पेनिट्रेशन इफेक्ट करना भी नहीं है आपने भी, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी अप्लाई नहीं होता। वैसे पेनिट्रेशन का जो हम हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, और अभी मेरे MCQs कहाँ चले गए, आप लोगों की जब क्वेश्चन की बारी आती है तो आई डोंट नो स्लाइड्स को क्या हो जाता है। लगता है कोई बैठ के शिद्दत से दुआ मांगता है आज कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, साइज। अब मुझे बताओ किस में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। पहले तो फर्स्ट का आंसर दें, देन सेकंड का, देन थर्ड का। ओके, अमीर रहमान ने कहा फ्लोरीन एंड शिजा ने भी कहा है ए, विच इज़ राइट कि फ्लोरीन का चूंकि साइज छोटा है, इसका मतलब समझ आ गई है। फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, उसमें की न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन को निकालना
मुश्किल है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। देन सेकेंड बताएं विच हैज़ द बिगेस्ट साइज, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A या ग्रुप 7A, यानी कि आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड। यहाँ पे 1A है और यहाँ पे 7A है, 2A। किसका साइज बड़ा होगा, इसका, इसका या इसका? लेफ्ट टू राइट। कहाँ पे साइज बड़े होते हैं, लेफ्ट पे या राइट पे? चलिए, वेटिंग फॉर आंसर। देन है ऑक्सीजन हैज डैश आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन, यानी कि पहला आपके पास कार्बन आता है, देन नाइट्रोजन आता है, देन ऑक्सीजन आता है। तो मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी या नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी? इसका जवाब यहाँ पहले से मिलता जुलता है, साइज मैटर्स। चलिए, सेकंड का आंसर नहीं आप देना चाहते तो मैं देती हूँ, इट्स ग्रुप 1A। ठीक है, आई गेस कि आपके पास लेक्चर भी थोड़ा लेट आ रहा है, सो ये भी एक रीज़न हो सकती है। सो फर्स्ट का आपके पास A था, सेकंड का A था, सो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हायर होगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इट इज स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू दिस, सो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हायर होगी। ठीक है, सो अपना बहुत ख्याल रखें। लेक्चर करते हैं यहीं पे ख़त्म, लेते हैं 5 मिनट की ब्रेक और उसके बाद आगे के लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।